नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम फर्स्ट ग्रेड के लिए साइंस वाले जो टॉपिक हैं वो पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और आज वाला जो क्लास है ये 7वीं क्लास है साइंस की, राजस्थान बोर्ड की, जो पहले आया करती थी किताबें बहुत पहले। तो बहुत अच्छा समझा रखा है। आज हम पढ़ेंगे रसायन की भाषा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट भी इस चैप्टर का और है। और ये जो चैप्टर है इनमें से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं। आप खुद आगे देखेंगे कितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और कितना अच्छा इनमें समझा रखे हैं। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। और देखिए, जो पहले हमने पढ़ा था उसमें आपको यह बताना है कि बल का मात्रक क्या होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि बल का मात्रक क्या होता है। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, किताबें कंटिन्यू जो चलना है वो सामने विद्यार्थियों का फीडबैक कैसा आता है उस पर निर्भर करता है। शुरू में जब कोई चीज शुरू करते हैं तो सब विद्यार्थी सर बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाओ, सर साइंस पढ़ाओ। 4-5 वीडियो आते ही फिर वो धीरे-धीरे उनको लगता है कि आप डेली आ रहे हैं तो हम तो बाद में भी देख लेंगे, या ठीक है अब क्या देखना है। क्योंकि विद्यार्थी शॉर्टकट चाहता है। वो 10-15 दिन 20 दिन के अंदर हर चीज को कंप्लीट करना चाहता है। सारे कोर्स को 2 ढाई महीने में कंप्लीट करना चाहता है कि फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस ही फर्स्ट पेपर का 2 ढाई महीने में हो जाए। तो आज के समय में इतनी भागा दौड़ के अंदर विद्यार्थी धीरे धीरे जो है उसका रेस्पॉन्स कम हो जाता है इन चीजों को देखने में, इन बुक्स को पढ़ने में। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, इनको बंद कर देते हैं। लेकिन अब जैसे एनसीईआरटी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो डेली विद्यार्थी अब कह रहे हैं कि सर साइंस आगे पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ। और पढ़ाने की इच्छा तो मेरी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन वही मुझे पता है कि शुरू में मैं शुरू करूंगा यहाँ पे। और मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ तो उसमें समय लगता है। अब जैसे मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको मैथ पढ़ाऊँ, रीजनिंग, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। वो चार जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है, आपके जो मैथ रीजनिंग से जुड़े हुए ये 4 टॉपिक हैं। 12 प्रश्न आते हैं, यानी 24 नंबर के। अब मैं पढ़ा आपको यहाँ ऐसा सकता हूँ कि 12 में से 12 प्रश्न आप सही करो। और मुझे मैथ पढ़ाना और ये टॉपिक पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। दिल से इच्छा होती है कि मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरी हमेशा से बहुत अच्छी रही है, बचपन से ही। चाहे 8th क्लास हो, 10th क्लास हो, मैथ में मैं हमेशा टॉप रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे पता है कि पहले दिन घोषणा करते ही सब लगभग 50,000 व्यूज हो जाएंगे, 50-60,000। और 1,500 से 2,000 विद्यार्थी लिखेंगे कमेंट, सर बिल्कुल पढ़ाओ। वो 4-5 दिन बाद में फिर धीरे धीरे साइड में होने लग जाते हैं। क्योंकि मैं जो चीज पढ़ाता हूँ वो उसमें समय लगता है। डेली का 30-35 मिनट का वीडियो आता है, 3-4 महीने तक वो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन चलेगा पूरा। लेकिन 12 में से 12 प्रश्न की गारंटी है उसमें। और स्टूडेंट जो है वो 10 दिन के अंदर, 15-20 दिन के अंदर पूरी मैथ को इन सबको कंप्लीट करना चाहता है शॉर्ट ट्रिक से। अब मैं तो वही 6 क्लास से, जो बेसिक्स है वहां से शुरू कराऊंगा। तो इच्छा तो कई चीजों की होती है कि मैं ये भी यहाँ पढ़ा दूं, लेकिन वही बात है कि फिर आपके सामने कोई वीडियो आता 30 मिनट का है, लेकिन उसको बनाने में बहुत घंटे लगते हैं, बहुत समय लगता है उसको तैयार करने में। खाना आपके सामने जब थाली में परोसा जाता है, आप 10 मिनट में खाना खा लेते हो। लेकिन उस खाने को बनाने वाले को समय बहुत लगा है उस खाने को बनाने में। तो वही चीज है। अब आप बोलने मत लग जाना नीचे कि सर मैथ रीजनिंग वाले भी पढ़ा दो। साइंस ही पढ़ेंगे अभी, उसका बाद में देखेंगे। तो आपका फीडबैक होता है, आप जितना ज्यादा देखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। 4 में से 4 प्रश्न की आपकी गारंटी है इसमें, कि जो साइंस के आपके 4 प्रश्न आएंगे फर्स्ट ग्रेड में, 4 में से 4 प्रश्न आपको इनमें से मिल जाएंगे। अब इससे ज्यादा मैं गारंटी क्या दूं, फिर भी कोई नहीं देखे तो वैसे ये चीज थी, तो इसलिए फिर मैंने बीच में बंद कर दिया था साइंस को। लेकिन अब डेली विद्यार्थी दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि इतनी अच्छी चीज आ रही थी, कई पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए अब इसको आगे करेंगे हम और पूरा कंप्लीट करेंगे। और एनसीईआरटी का भी चलता रहेगा साथ में। देखिए, रसायन की भाषा फर्स्ट। तो आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो टॉपिक आते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड, और एक आता है केमिकल रिएक्शन। तो उनसे जुड़े हुए ये चीजें हैं, बहुत ही शानदार और प्यारी चीज है ये। आप तत्व, यौगिक और मिश्रणों के बारे में जानते हैं। आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि तत्वों के अतिरिक्त कुछ यौगिकों जैसे शक्कर, नमक आदि की जानकारी भी है। ये पढ़ चुके हैं हम। विभिन्न विज्ञान अध्ययन के दौरान हमें तत्वों और यौगिकों के नामों को बारंबार प्रयोग में लेना होता है। ऐसी स्थिति में इन बड़े नामों को लिखने
और याद रखने में भी कठिनाई अनुभव होती है। इस समस्या का क्या निदान है? तो देखिए, हम तत्व, यौगिक, मिश्रण इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मैंने पिछले चैप्टर पढ़ाए थे। ये कई आपने इन बेसिक चीजों के नाम भी देखे कि जैसे जल है वो कैसे बनेगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से ये जब मिलेंगे इस अनुपात में तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, वाटर। तो अब कई जो तत्व और यौगिक है इनके नाम को हमें बार बार यूज में लेना होता है, तो बड़े नामों को लिखने और याद करने में कठिनाई अनुभव होती है। इस समस्या क्या क्या कोई निदान है? तो बिल्कुल है, आओ जानकारी करें। प्राचीन काल से ही तत्वों की जानकारी थी। इन तत्वों को चित्रों और प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता था जो जटिल और एक दूसरे से समानता लिए हुए थे। इससे याद रखने और लिखने में त्रुटियां होती थी। सन 1813 में जोन्स जेकब बर्जिलियस ने तत्वों को प्रतीक रूप में लिखने की आधुनिक नाम प्रणाली दी। ये अंडरलाइन जो इनके रेड पेन से किया हुआ है, ये उस टाइम का किया हुआ है जब मैंने कभी ये किताबें मैं पहले पढ़ी थी, जब मैंने तैयारी की थी कंपटीशन की, आरएस की, उस टाइम ये किताबें पढ़ी थी। तो बहुत ही शानदार और प्यारी किताबें हैं ये। किसी विद्यालय का नाम, तो ये जोन्स जेकब बर्जिलियस ने तत्वों को प्रतीक रूप में लिखने की आधुनिक नाम प्रणाली दी। अब ये बहुत आज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो इसमें से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि जो तत्व है उनको प्रतीक रूप में, साइन रूप में लिखने की आधुनिक प्रणाली किसने दी थी? तो बर्जिलियस के द्वारा। कब? 1813 में। और 1813 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर एक्ट आता है वो बहुत महत्वपूर्ण था। पहली बार उसमें जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में इस एक्ट के माध्यम से आने की अनुमति दी गई, विधि विधान रूप से। उनके लिए भी यहाँ काफी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई ताकि ईसाई धर्म का यहाँ प्रचार प्रसार हो। तो 1813 में चार्टर एक्ट भी आता है, यह नाम आ गया इसलिए आपको बता दिया साथ में। किसी विद्यालय का नाम संकेत रूप में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखते हैं, जबकि इसका पूरा नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए प्रतीक रूप में लिखा जाता है। आप शॉर्ट में लिख देते हो WHO, जबकि पूरा नाम ये है। ये आपके विद्यालय के लिखते हो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। और जबकि वैसे देखा जाए तो पूरा नाम ये इस प्रकार से है। तो ये जो प्रणाली दी थी ये किसने दी थी? बर्जिलियस ने। तो क्या प्रतीक क्या होता है कि जो ये तत्व होते हैं इनके नामों को संकेत रूप में लिखने को ही हम प्रतीक कहते हैं। कुछ तत्वों को इनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर, देखिए ये जो वर्ड आ रहा है तत्व, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या होता है तत्व? क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर, जैसे हाइड्रोजन वाला है तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा, इस प्रकार से। और यौगिक क्या होता है? दो या ये जो दो या दो से अधिक प्रकार के जो परमाणु हैं उनके निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना हुआ पदार्थ यौगिक कहलाता है। जल जो है वो किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ये यौगिक का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो जल जो है वो किसका उदाहरण है? यौगिक का। और सिर्फ हम सिंगल की बात करें, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले तो क्या बन गई? O2। तो ये जो है ये उदाहरण किसका है? तत्व का। और जो मिश्रण है तो उसमें तो कोई इस तरह का अनुपात होता ही नहीं है कि दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बना पदार्थ है वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन, ये अंग्रेजी नाम और इसका प्रतीक चिन्ह है H। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? O। कार्बन, कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है? C। मुझे एक चीज याद आ गई, कई स्टूडेंट मेरा जो नाम लेते हैं, कोई पढ़ते हैं कि किसके पास पढ़ रहे हो आजकल, तो कईयों ने मेरे नाम का भी शॉर्ट ट्रिक निकाल लिया, एजे। किसके पास? का एजे के पास।
अजय अजय चौधरी। अच्छा अच्छा। कई आई मेरे पास में बातें आती रहती है। एक से अधिक तत्वों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के समान अक्षरों से आरंभ हो तो उन तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी की प्रथम वर्णमाला का पहला अक्षर और द्वितीय वर्णमाला का दूसरा अक्षर लेकर लिखते हैं। कैसे? अब देखिए इसको। अब शुरू में जैसे सेम सेम है नाम, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट। अब सब में शुरू में सीसी है, तो आप इसका प्रतीक कैसे बनाओगे? सब नाम को तो आप सीसी लिख नहीं सकते, क्योंकि फिर कैसे पता चलेगा कौन सा किसके लिए है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पहली वर्णमाला है, प्रथम वर्णमाला, जो बड़े अक्षर वाली है, बड़े अक्षर जो होते हैं कैपिटल, उसका पहला वर्ड ले लिया, और द्वितीय वर्णमाला जो स्मॉल अक्षर हैं उसका दूसरा अक्षर लेकर के लिखते हैं। जैसे कार्बन था, हमने कार्बन के लिए प्रतीक चिन्ह सिर्फ सी यूज किया, यानी कार्बन। इसके बाद में कैल्शियम, तो हमने इसके लिए यूज क्या कर लिया, सी ए एल है, तो हमने लिख दिया सी ए लिख दिया इसको। उसके बाद में जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए हमने लिख दिया सी एल सी एल। अब ये सी एल क्यों लिखा, एच क्यों नहीं लिखा, ये भी आ जाएगा आगे, डोंट वरी। इसके बाद कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को हमने लिख दिया सी ओ। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो कई शुरू में नाम सेम होते हैं, तो उसकी सिमिलरिटी को खत्म करने के लिए क्या पहचानोगे कैसे प्रतीक चिन्ह से? तो जो आगे की वर्णमाला है उसका वर्ड हम उसके साथ में और यूज कर लेते हैं। तो कार्बन का है सी, कैल्शियम का है सी ए, क्लोरीन का है सी एल, और कोबाल्ट का है सी ओ। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन भाषा के नामों से लिए गए हैं, ऐसी ही कुछ तत्वों के अध्ययन की सारणी से। तो कुछ जो ऐसे तत्व हैं उनके प्रतीक चिन्ह हमने जो उनके लैटिन नाम है वहां से लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। तो आप कई बार देखते हैं कि सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो हम उसको Na लिखते हैं। पोटेशियम, इसका प्रतीक, इसका लैटिन नाम है कैलियम, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? आपके भी दिमाग में कभी आया होगा कि पोटेशियम का होता तो शुरू में पी है, और पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह हम लिखते हैं के। तो ये ऐसे कैसे होता है? ये लैटिन नाम से इनके प्रतीक चिन्ह लिए गए हैं। लोहा है आयरन, तो इसका लैटिन नाम है फेरम। ये नाम तो इंग्लिश में है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब। लोहे को आयरन, सोने को गोल्ड, चांदी को सिल्वर। तो फेरम जो है इसका हमने एफ ई यूज कर लिया। सोना है गोल्ड, इसका लैटिन नेम होता है ओरम, तो हमने इसका वर्ड यूज कर लिया एयू। चांदी जो है उसका होता है अर्जेंटम, और वैसे भी जो कंट्री है अर्जेंटीना, वहां जानते हो आप चांदी बहुत होती है। अर्जेंटम को हम लिखते हैं एजी। तो ये आपको याद करने हैं। ये नाम भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो तत्व है इनका लैटिन नाम क्या है, या जो लैटिन नाम है वो किसका, कौन सा जो तत्व है उसका है। सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, पोटेशियम का कैलियम, लोहे का फेरम, सोना का ओरम, और चांदी का अर्जेंटम। तो इन्हीं से सोडियम को हम Na लिखते हैं, पोटेशियम को के, लोहे को Fe, सोने को Au, और चांदी को Ag। इसके बाद है, अब तक 110 तत्वों की खोज हो चुकी है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सभी ज्ञात तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, तो वो देखेंगे आगे। तत्वों को परमाणु क्रमांक, बहुत महत्वपूर्ण है, के बढ़ते हुए क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। तो परमाणु क्रमांक देखिए, तत्वों में 110 है, तो इनकी लिस्ट हमने कैसे बनाई है, इनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए जो इनका सीक्वेंस है परमाणु क्रमांक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से। तो फिर सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक की जानकारी के लिए दिए गए चित्रों का अवलोकन करिए। ये दो चित्र हैं आपके सामने। यहां परमाणु में देखिएगा जो नाभिक है इसका, इस नाभिक में कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन। और इधर वाला जो चित्र है ये वाला, इसके नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन। तो क्या है ये,
ये हाइड्रोजन का परमाणु है और ये किसका परमाणु है? कार्बन का। हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन संख्या कितनी है? 1। और कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन संख्या कितनी है? 6। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 1। और कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6। यानी बात क्या है कि किसी तत्व के नाभिक, अब ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, और किसका आवेश क्या होता है, और नाभिक में कौन कौन होता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आप बताइए कार्बन में प्रोटॉन कितने होंगे नाभिक में? तो आप बता सकते हो कि 6 ही होंगे। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही उसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक। यानी वही बात है कि जो परमाणु क्रमांक होगा उतनी ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी। मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? कितने सिंपल है, और ये प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं ये, और वहां स्टूडेंट इसको गलत करके आता है क्योंकि वो चीजें इसने कभी पढ़ी नहीं। तो ये चीज आपके क्लियर होगी। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उस परमाणु का क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन और कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। अतः हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन के परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक की समानता पर ध्यान दीजिए। अभी जो हमने ऊपर डायग्राम देखा था, ये देखिए इन दोनों डायग्राम को। ये हाइड्रोजन के परमाणु का था और ये था कार्बन के परमाणु का। अब ये तो नाभिक है, ये, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके बाद जो बाहरी भाग होता है, बाह्य कक्ष, उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन थे। यहां प्रोटॉन है, और इसके बाद में देखिएगा बाह्य भाग में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन वाले की बात करें तो नाभिक में 1 प्रोटॉन है और फिर बाह्य भाग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यहां अगर हम बात करें कार्बन वाले की, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। अभी मेन काम हमारा इसी से पड़ेगा, किससे? प्रोटॉन से। अब जो बाह्य कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जो और दूसरा बाह्य कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 4 ये हो गए और 2 ये हो गए। कितने कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो क्या आपके समझ में आया कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 प्रोटॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन। यहां 6 प्रोटॉन है, तो पहला जो कक्ष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा जो है फिर उसमें आगे कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो पहली कक्षा है, जैसे इसमें बात करें कार्बन वाले में, तो जो पहली जो कक्षा है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरी जो कक्षा है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो कक्षा है इसको हम इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। हालांकि इसके लिए एक सूत्र होता है, लेकिन वो सूत्र से निकलेगा यही जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जैसे इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है वो किसी परमाणु की किसी कक्षा में कितनी हो सकती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। ये आगे भी आएगा आपके। तो अब जैसे n जो है यहां पे, वो n किसको जो है वो इंगित करता है? कक्षा की संख्या से। अब इस नाभिक के बाहर जो पहली कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो पहली जो कक्षा है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ये 2n² है। n मतलब पहली कक्षा, तो 2, और ये फर्स्ट स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर तो कितना होगा? एक ही होगा। तो 2 × 1 बराबर में कितना आ गया? 2। तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए दूसरी कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम? तो 2n² है।
n जो है ये किसको इंगित कर रहा है, दूसरी कक्षा को, तो टू, ये टू स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो आप 2 इंटू 2 ब्रैकेट में 4 यानी 2 इंटू 4 बराबर में कितना आ गया 8। यानी जो दूसरी कक्षा है ये वाली, इस दूसरी कक्षा में जो ऑलरेडी ये दूसरी बनी हुई है, इस दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने परमाणु हो सकते हैं, 8 परमाणु हो सकते हैं। लेकिन है क्या कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब प्रोटॉन 6 हैं कार्बन में, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो पहली जो कक्षा है उसकी संरचना कैसी होगी, पहले में 2 परमाणु आ गए, पहली कक्षा में 2 परमाणु क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और दूसरी कक्षा में फिर बाकी बचे 4 आ गए। अगर मान लीजिए 8 प्रोटॉन होते यहां, तो फिर हम उस 8 को कैसे करते, पहली के अंदर 2 ही आते और बाकी कितने 6 बच गए, तो ये 1 2 3 4 और फिर 2 बीच में कहीं भी और हो जाते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये निकालते हैं। अब जैसे तीसरी कक्षा है, तो किसी में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए और ज्यादा है, 10 से ज्यादा, वो कैसे निकालेंगे, तो 2n² है, n क्या बता रहा है तीसरी कक्षा को, तो 2 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का मतलब ऐसे मत कर देना 3 इंटू 2 बराबर 6, ऐसे मत कर देना, 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3, तो 3 तिया कितने हो गए 9, और इधर ये 2, तो 2 इंटू 9 बराबर में 18। तीसरी कक्षा जो है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन के परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक की समानता पर ध्यान दीजिए। कार्बन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 6 है, प्रोटॉन को p से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक भी फिर कितना होगा, 6 ही होगा। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होगा, उस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा, और परमाणु क्रमांक को हम किस से लिखते हैं, Z से। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमने ऊपर कितनी देखी, 6 ही देखी थी कार्बन में। यानी किसी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतनी ही संख्या में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु में 8 प्रोटॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, हमेशा समान होती है। तो प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, ऋण आवेशित। और दोनों समान होते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं उदासीन परमाणु। तो अतः ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 8 होगा। यानी जैसे मैं अगर आपको यह मैं पूछूं कि किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या 10 है, p बराबर 10, तो आप ये बताइए कि Z कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आप बता सकते हो कि 10 ही उसका परमाणु क्रमांक होगा और 10 ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं ये पूछूं कि किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर उसमें प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो आप बता सकते हो 10-10 होंगे। क्यों, क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं। और जेड मैं बताऊं कि परमाणु क्रमांक अगर 10 है तो फिर प्रोटॉन कितने हैं, तो 10 होंगे। अतः आप जान गए होंगे कि किसी भी तत्व के उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक जो है वो सदैव समान होता है। तो इसने ये फॉर्मूला लिख दिया, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तत्व के एक परमाणु का भार परमाणु भार होता है। यह तत्व को निर्मित करने वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के भारों के योग के बराबर होता है। भिन्न भिन्न तत्वों में इन कणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अतः भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये कि किसी तत्व का परमाणु, एक परमाणु का भार जो है वो क्या होता है, परमाणु भार कहते हैं हम उसको। कि किसी जो तत्व है उस तत्व का, यानी वो तत्व है क्या, उस तत्व के एक परमाणु का
जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन जो है इसके एक परमाणु का जो भार है उसी को ही हम कहते हैं परमाणु भार। और जो ये एटम होता है, ये जो एटम क्या जो परमाणु होता है, इस परमाणु की संरचना क्या होती है? तो इसमें तीन चीजें हमने देखी थी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के भारों का जो योग है उसी के बराबर क्या है? परमाणु भार होता है। तो तीनों को मिला के जो योग होता है वही परमाणु भार है उसका। अधिकांश तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक नहीं होते, जैसे क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39.102, ऑर्गन का 39.948। सामान्यतया परमाणु भार के स्थान पर द्रव्यमान संख्या का उपयोग किया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है? तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो द्रव्यमान संख्या को ए से व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो द्रव्यमान संख्या को ए लिख दिया, प्रोटॉन पी प्लस न्यूट्रॉन, वो क्या आ जाएगी? द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। यह फॉर्मूला है द्रव्यमान संख्या का। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, अतः एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो ए बराबर में 13 प्लस 14 बराबर में 27। तो एल्यूमिनियम का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी आ गई? 27। कुछ तत्वों की द्रव्यमान संख्या के उदाहरण इस प्रकार हैं। हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो ए बराबर में 1 प्लस 0 बराबर में 1। कार्बन में प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6 होते हैं, ए बराबर 6 प्लस 6 बराबर 12। किसी तत्व के परमाणु के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का समान होना आवश्यक नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान ही होंगे। यहाँ 6 प्लस 6 है, 6 है और 6 है दोनों, जबकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 है। परमाणु भार ज्ञात करने के लिए कार्बन के एक परमाणु के भार को मानक माना गया है। इसके अनुसार कार्बन का परमाणु भार 12 माना गया है तथा कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से अन्य तत्वों के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो परमाणु भार एक तुलनात्मक संख्या है। तो देखिए, परमाणु भार ज्ञात करने के लिए कार्बन का जो एक परमाणु के भार को एक स्टैंडर्ड मान लिया, एक मानक मान लिया। तो कार्बन का परमाणु भार कितना माना गया है? 12। तो कार्बन के एक परमाणु का जो 12वां भाग है उससे अन्य तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो लास्ट में इस डेफिनेशन में पहुंच गए कि परमाणु भार क्या है? किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से, क्योंकि तुलना हम किससे कर रहे हैं? इस 12वें भाग से वो कितना गुना भारी है। तो यह परिभाषा है परमाणु भार वह संख्या है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, अर्थात ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है? 16 गुना भारी है। तो इस प्रकार से यह है, दी गई सारणी से तत्वों के परमाणु भार की जानकारी प्राप्त कीजिए। अब हाइड्रोजन जो है, प्रतीक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गंधक यानी सल्फर। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का 16। सोडियम का 23। मैग्नीशियम का 24। एल्यूमिनियम का 27 और गंधक का 32। तो सबके अलग अलग परमाणु भार हैं।
परमाणु भार को डायरेक्ट वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आप तत्वों के परमाणु क्रमांक, प्रतीक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या आदि की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, अतः प्राप्त ज्ञान के आधार पर दी गई सारणी में रिक्त स्थानों को भरें। अब ये जो है इसमें आपको ये भरने हैं, अब ये ऑलरेडी मैंने भर रखे हैं इसमें। और आपको ये जो पूरी सारणी है ये नोट डाउन करनी चाहिए अपनी बुक में, अपनी कॉपी में। इसमें से बहुत प्रश्न पड़ेंगे आपके इस सारणी में से। ये तत्व के नाम है, ये इनके प्रतीक चिन्ह, ये परमाणु क्रमांक, ये प्रोटॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये न्यूट्रॉन की संख्या, और ये है द्रव्यमान संख्या। तो अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो यहां ये खाली स्थान था जो कि मेरा भरा हुआ है। अब ये पहले जब पढ़ी थी उस टाइम ये भर दिए थे इसमें। तो जब परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉन की संख्या भी इसमें कितनी होगी? 1 होगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 इन्होंने दे रखी है। न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 0। तो द्रव्यमान संख्या बराबर में क्या होगा? यानी n+p, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो उतनी द्रव्यमान संख्या होगी। तो इसमें प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है वो 0 है, प्रोटॉन 1 है, ये रहा। तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई? 1। हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या इन्होंने खाली छोड़ी थी यहां पे। तो जब प्रोटॉन की संख्या 2 है तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 2। और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है? 2। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 2 + 2, कौन कौन सा जोड़ना है हमें? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो बराबर में यहां जैसे आ जाएगा 4। तो हीलियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4। इसके बाद लिथियम Li, तो परमाणु क्रमांक है 3। तो यहां ये खाली स्थान छोड़ा हुआ था प्रोटॉन का, तो 3 ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, न्यूट्रॉन संख्या इसमें 4 होती है। तो फिर द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी 3 + 4 बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो इसी प्रकार से बेरिलियम का प्रतीक चिन्ह है। यह सारणी जो है वो आपको नोट डाउन अपनी पुस्तक में करनी चाहिए। अब ये 20 तक तो इन्होंने दे रखे हैं, 20 तक सीक्वेंस से, तो ये तो आपको याद होने चाहिए। इनका द्रव्यमान संख्या आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये और इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं और उसमें प्रोटॉन वगैरह कितने हैं ये आपको याद होना चाहिए। और इनको सीक्वेंस से याद कर लीजिए, कोई मुश्किल याद नहीं है, बार बार लिख के याद करो। मुझे एज इट इज जबान पे ये आज भी याद है, बार बार इनको लिख लिख के याद करो। चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 10 के एक साथ याद कर लो इस तरीके से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो सीक्वेंस चाहिए लिख लो फिर बाद में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 तक हो गए। तो प्रतीक चिन्ह ये बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne। फिर उसके बाद ये देखिए फिर नियोन का हो गया Ne, सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। और आगे का और सीक्वेंस से कैसे याद कर लो? चाहिए इस तरह से याद कर लो, सोमे Ac फास, सोमे Ac फास, शुरू वाले गोटे लगा लो। मैं तो ऐसे याद करता था शुरू में, 10 तक वैसे गोटे लगा लिए एक साथ। और उसके बाद फिर सोमे Ac फास, इस तरीके से। तो सोमे, भाई जो AC में सोएगा तो उसकी समस्या ही है। तो क्योंकि ज्यादा AC में जो सोते हैं तो हड्डियों के जो जोड़ हैं उनमें दिक्कत होने लग जाती है। तो सो में AC फास, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, फिर
क्लोरीन ऑर्गन और पोटेशियम कैल्शियम। तो सोमे एसिफास कल आना, कल आना और पीके। तो यहां से चाहिए पीके यानी पोटेशियम, पी से पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन इनके जो नाम है वो ये हैं, पोटेशियम को के और कैल्शियम को सी। इस तरीके से एक सीक्वेंस 20 तक की जो सीक्वेंस है ये आपके बहुत फायदा देगी एग्जाम में। आपको ये जबान पे रटे होनी चाहिए 20 तक। तो 20 तक जो तत्व हैं उन्होंने सीक्वेंस से दे दिया, सबके वही परमाणु क्रमांक हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो ये सेम होंगे, परमाणु क्रमांक सबके देख लीजिए, सबके प्रोटॉन देख लीजिए और सबके इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, ये सब सेम है तीनों। न्यूट्रॉन सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट, पूरी सारणी आप बनाना। जिस प्रकार हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि के अध्ययन के लिए हिंदी, देवनागरी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार रासायनिक पदार्थों के गुणों व क्रियाओं के अध्ययन और लेखन में प्रतीकों, सूत्रों व समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसी को ही रसायन की भाषा कहते हैं, जो कि विश्व के सभी देशों में एक समान है। तो जैसे ही अलग अलग भाषाएं होती है, तो उसी प्रकार से रासायनिक पदार्थ जो है इनके लिए भी हम क्या करते हैं, गुणों व क्रियाओं के अध्ययन व लेखन में प्रतीक, सूत्र और समीकरण। ये सिलेबस में है आपके, डायरेक्ट लिखा हुआ है समीकरण नहीं, रासायनिक समीकरण। तो वो समीकरण तब आएगा ना जब ये चीजें याद होगी, और इसी को ही हम रसायन की भाषा कहते हैं। ये विश्व के सभी देशों में एक समान है। प्रोटॉन को हम भारत में भी पी लिखेंगे, जापान में भी पी लिखेंगे, ब्रिटेन में भी पी लिखेंगे और यूएसए में भी पी लिखेंगे। तो ये प्रतीक चिन्ह तत्व का सांकेतिक नाम, परमाणु क्रमांक, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, फिर अध्ययन बिंदु। तो ये सब हमने पढ़ लिए हैं सारे। अब ये पीछे प्रश्न दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से सोडियम का प्रतीक है, तो कौन सा है सोडियम का प्रतीक? आप देखिए एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सोडियम में एस लग रहा है देखने में, लेकिन सोडियम लैटिन वर्ड जो है उसका पहला जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया है। तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह है Na। तो ये हो जाएगा बी। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रमानुसार सही जोड़ा है। अब आपको 20 तक के तो परमाणु क्रमांक सारे याद, 20 में सीक्वेंस से याद कर लो 20 नाम। उसके बाद जब भी कोई पूछता है तो उनको लिख के देख लो किसका कौन सा है। तो अब इसमें देख लीजिए, ये शुरू से बोल के देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, तो पहले हाइड्रोजन आता है उसके बाद हीलियम आता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 है, लेकिन यहां हीलियम पहले है और फिर हाइड्रोजन है, तो ये तो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम। तो बेरिलियम में Be होता है और फिर बोरोन आता है। तो बढ़ते क्रमानुसार ये सही है, तो ये हो जाएगा इसका बी, सही है। ये देखिए ये सही है। अब और आगे देख लेते हैं कि ये दो क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद क्या था, ये अ, ये नाइट्रोजन, ये सब हो गए। और नियोन जो ये 10वें नंबर पे क्या है, नियोन आता है। और नियोन के बाद आता है सोडियम। तो नियोन का 10 है, Na का 11 है। तो जबकि नियोन पहले आना चाहिए था, तो ये गलत है इस तरह से। हालांकि सही तो हमने निकाल ही लिया, लेकिन बाकी दो गलत और क्यों है, ये CaCl है। तो कैल्शियम का हमने देखा था 20 नंबर पे, लास्ट वाला कैल्शियम ही था। और क्लोरीन जो है वो मैंने आपको बताया था कल आना, 17 नंबर पे था। 17 पे था कल आना, तो Cl, कल 17 था। तो यानी ये उल्टा होना चाहिए था, Cl पहले आना चाहिए था, Ca बाद में आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से अब ये जो प्रश्न है ये आपको भरने हैं। पोटेशियम तत्व का लैटिन नाम क्या है,
बोरोन का प्रतीक, ये जो प्रश्न है ये सारे आप फिल कीजिएगा। और ये फिल करने के बाद अपने नोट्स में भी इन प्रश्नों को लिखे तो बहुत अच्छी बात है। और उनको फिल करने के बाद यहाँ कमेंट कीजिएगा कि किसका क्या उत्तर होगा। ये आपका होमवर्क है इसमें। अब ये मिलान करने वाले प्रश्न है यहाँ पे। देखिए मैग्नीशियम का प्रतीक, अब इसमें कौन सा है? ये हो गया Mg। चांदी का लैटिन नाम, अब इसमें इधर देखिए कौन सा है? अर्जेंटम, ये हो गया। हाइड्रोजन की न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है? 0। ये कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 होता है। ये हो गया 6 पे। इसके बाद परमाणु क्रमांक, तो क्या होता है परमाणु क्रमांक? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक हो गया नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। फिर आती है द्रव्यमान संख्या, क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो ये इससे हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। फिर परमाणु भार ज्ञात करने का आधार, तो परमाणु भार ज्ञात करने का आधार क्या होता है? कार्बन के एक परमाणु का 12वां भाग। तत्वों की नामकरण पत्ती देने वाला, तो बर्जिलियस। और क्लोरीन और कैल्शियम का प्रतीक Cl और Ca। तो ये हो गया आपके प्रश्न। आज का चैप्टर तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, इनको बार बार रिपीट करें। एक बार में साइंस याद नहीं होती, आपको बार बार इनका रिवीजन करना पड़ेगा, गोटे लगाने पड़ेंगे, लिख लिख के याद करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी चीजें दिमाग में बैठेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।